नमस्कार दोस्तों कल्पना कीजिए कि रात के 12 बजे देश का एक मौजूदा मुख्यमंत्री अपने ही घर से गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति जेल से बाहर भी आ जाता है। तो सवाल यह है कि क्या यह देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार केस है या राजनीति का सबसे बड़ा खेल। दोस्तों, शाम लगभग 5:30 बजे ईडी की टीम अचानक मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचती है और कुछ ही मिनटों में एक सामान्य शाम हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल जाती है। करीब 6 बजे अधिकारी घर के अंदर प्रवेश करते हैं और सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं, जिसमें दस्तावेज, मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइस खंगाले जाते हैं। शाम लगभग 7 से 8:30 बजे के बीच जांच और शुरुआती पूछताछ तेज हो जाती है और रात 9 बजे औपचारिक पूछताछ शुरू होती है, जहां लिकर पॉलिसी और कथित मनी ट्रेल से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। रात 10:30 बजे तक माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। बाहर की मीडिया भीड़ जमा हो जाती है और मामला राष्ट्रीय खबर बन जाता है। लगभग 11:30 बजे ईडी अधिकारी आंतरिक रूप से स्थिति का आकलन करते हैं और गिरफ्तारी को लेकर निर्णय की प्रक्रिया भी शुरू करते हैं। इसके बाद करीब 11:50 पर गिरफ्तारी का फैसला लिया जाता है और अरेस्ट मेमो तैयार होता है। उन्हें पहली बार किसी सीटिंग चीफ मिनिस्टर को औपचारिक रूप से हिरासत में लिया जाता है। आधी रात करीब 12 बजे केजरीवाल को घर से बाहर लाकर ईडी कस्टडी में ले जाया जाता है और रात 12:30 से 1:30 बजे के बीच उन्हें ईडी कार्यालय पहुंचाया जाता है, जहां आगे की पूछताछ जारी रहती है। अगले दिन दोपहर करीब 2 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां ईडी उनकी कस्टडी की मांग करती है और यहीं से कानूनी प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी का मतलब दोष साबित नहीं होता। अंतिम फैसला अदालत द्वारा ही किया जाएगा। दोस्तों, रात के अंधेरे में दिल्ली की कुछ सड़कों पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन सत्ता के गलियारों में उस समय फैसले लिए जा रहे होते हैं जिनका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पे पड़ता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी पॉलिसी जो कागज पर सुधार लगती है, लेकिन कुछ ही महीनों में वही पॉलिसी घोटाले के नाम जानी जाने लगती है। छापे पड़ते हैं, फोन जब्त होते हैं, नाम सामने आते हैं और फिर एक दिन देश का एक मौजूदा मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ समय बाद वही मुख्यमंत्री जेल से भी बाहर आ जाता है। तो मैं 150 दिन जेल में रहा, मनीष सिसोदिया 500 से ज्यादा दिन जेल में रहे। उनकी पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है, उसके बावजूद मनीष सिसोदिया टूटे नहीं। वो बीजेपी में नहीं गए, उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा, मैं सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूँ। अब ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, 5 महीने तक सारी सुनवाई करने के बाद जज साहब ने ये 600 पेज का ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि इतना सा भी सबूत नहीं है बीजेपी के पास। जज ने कहा ट्रायल शुरू करने लायक भी सबूत नहीं है, ट्रायल भी नहीं होगा, मुकदमा भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं है। सवाल यह है कि क्या सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई थी या फिर राजनीति का सबसे जटिल खेल। दोस्तों, आज हम दिल्ली के लिक्विड स्कैम की पूरी कहानी को एक एक परत खोलकर समझेंगे, जहां सच, सत्ता और सिस्टम तीनों आमने सामने खड़े होंगे। साल 2021 दिल्ली सरकार एक नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आती है। कागजों पर एक क्रांति जैसी दिखती है कि सरकारी शराब दुकानों को खत्म करना, निजी और राजस्व को बढ़ाना। सरकार का दावा साफ था कि सिस्टम को साफ करेगा, भ्रष्टाचार कम करेगा, लेकिन हर बड़ी नीति की तरह इसके पीछे भी सवाल छिपे थे, जो धीरे धीरे सामने आने लगे। जैसे ही ये पॉलिसी लागू हुई, बाजार में बड़े बदलाव दिखे। निजी कंपनियां आई, डिस्काउंट और ऑफर्स बढ़े और कुछ ही समय में ये एक बड़े व्यापारिक मॉडल में बदल गया। दोस्तों, लेकिन इसी दौरान आरोपी की पहली लहर उठती है। कहा गया कि लाइसेंस देने में नियमों का पालन नहीं हुआ, कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, ऐसा बोला गया। और सबसे गंभीर आरोप जो लगा वो ये था कि कथित किकबैक यानी कि रिश्वत का। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं थी, ये एक संभावित घोटाले का संकेत था। मामला दिल्ली के उपराज्यपाल तक पहुंचा और वहां से सीधे जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी तक। अब कहानी सिर्फ एक पॉलिसी की ही नहीं रही, ये एक आपराधिक जांच बन चुकी थी। जांच शुरू होती है, फाइलें खुलते हैं, फोन रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं और धीरे धीरे नाम सामने आने लगते हैं। कुछ व्यापारी, कुछ अधिकारी और फिर राजनीति के बड़े चेहरे। आरोप यह भी सामने आता है कि एक साउथ ग्रुप नाम का नेटवर्क था जिसे कथित तौर पर इस पॉलिसी से फायदा हुआ। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी होता है। आम आदमी पार्टी इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करती है और वो कहती है कि एक सुधारवादी नीति थी, इससे राजस्व बढ़ा और भ्रष्टाचार कम हुआ। और फिर एक बड़ा आरोप कि यह सब राजनीति बदलने की कार्रवाई है।
और दोस्तों यहीं से कहानी में राजनीति पूरी तरह प्रवेश करती है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में सबसे आक्रामक भूमिका में नजर आती है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरोप, सवाल और ये दावा कि दिल्ली में एक बड़ा घोटाला हुआ। ईमानदार अपने आप को कहते थे, बाद में सिद्ध हुआ कि ये कट्टर बेईमान है, और आज तो ये सिद्ध हुआ है कि जो कट्टर बेईमान है वो कट्टर बेशरम भी है। तो दोस्तों बीजेपी दूसरी तरफ कह रही थी कि यह जनता के पैसे की लूट है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का जवाब भी उतना ही तेज था। यह जांच नहीं, राजनीतिक टारगेटिंग है, विपक्ष ऐसा कह रहा था। 5 सबसे सीनियर नेता एक पॉलिटिकल पार्टी के, मैं चीफ मिनिस्टर, मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सतिंदर जैन हेल्थ मिनिस्टर, विजय नायर, संजय सिंह राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम 5 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। हमारे पर तरह तरह से प्रेशर बनाया, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटा। अगर हमने कुछ गलत किया होता तो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। हमें पता था कि वो हमें परमानेंटली जेल में रख सकते हैं, हमें पता था हमें झूठा फंसाया गया, केस झूठा है, हमें पता था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बाहर आना ही है। हमें पता था कि कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएगा तो ये मामला टिकने वाला नहीं, इसीलिए हम मजबूत रहे। और फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी। दोस्तों ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं थी, ये एक राजनीतिक भूकंप था। देश भर में बहस छिड़ जाती है कि क्या कानून अपना काम कर रहा है या फिर सत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीवी डिबेट, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही सवाल कि सच क्या है। लेकिन कानून की दुनिया भावनाओं से नहीं चलती। गिरफ्तारी का मतलब दोष साबित नहीं होता, यह सिर्फ जांच का हिस्सा होता है। और फिर कुछ समय बाद, यानी कि लगभग 156 दिन बाद कोर्ट से जमानत मिलती है, मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ जाते हैं। और दोस्तों अब कहानी और उलझ जाती है कि अगर इतना बड़ा घोटाला था तो रिहाई कैसे हो गई, और अगर घोटाला नहीं था तो फिर गिरफ्तारी क्यों हुई। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। दोस्तों फरवरी 2026 में दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट, जिसे अब दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हिस्सा माना जाता है, ने लिक्विड स्कैम में बड़ा फैसला सुनाया। स्पेशल जज माननीय जितेंद्र सिंह ने सीबीआई की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर कॉग्निजेंस, मतलब मुकदमा चलाने के लिए केस को स्वीकार करना, इसको लेने से इनकार कर दिया। इसका मतलब आसान भाषा में अगर हम समझें तो इसका मतलब ये था कि सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की कविता और बाकी लोग शामिल थे। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा कि डिस्चार्ज का मतलब कि कोर्ट ने कहा कि अभी तक सीबीआई ने जो सबूत दिए हैं उनसे प्राइम फेसी, यानी कि पहली नज़र में अपराध साबित होने वाला नहीं बनता। यानी कि सबूत इतने कमज़ोर निकले कि मुकदमा चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आरोपी बरी हो गए। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर भी बहुत सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि केस ज़्यादातर सुनी सुनाई बातें या गवाहों की अफवाहों जैसा प्रतीत होता है, इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट ने केजरीवाल को बरी करते हुए मुख्य रूप से ये बातें कहीं कि पहली बात की सबूतों की कमी थी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई शराब नीति बनाने में किसी भी तरह की हेराफेरी या आपराधिक साजिश का ठोस सबूत पेश करने में विफल रही। दूसरा कि अनुमान और कल्पना पर आधारित केस था। न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह ने टिप्पणी की कि सीबीआई का केस ठोस सबूतों के बजाय केवल अनुमान, अटकलों और कल्पनाओं पर आधारित था। और कड़ी फटकार भी लगाई कि कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि यह मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जहां बिना वित्तीय साक्ष्य के लोगों को जेल में रखा गया। अगर चार्जशीट की कमियों की बात करें तो अदालत ने कहा कि हजारों पन्नों की चार्जशीट केवल कागजों का पुलिंदा है, जिसमें कि अपराध साबित करने के लिए जरूरी घटनाओं का क्रम गायब है। जांच अधिकारियों पर भी सवाल उठे। कोर्ट ने त्रुटिपूर्ण जांच के लिए जांच अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा कि सत्य की जीत हुई है और कोर्ट ने मान लिया कि मैं ईमानदार हूं। दोस्तों इस फैसले के बाद सीबीआई ने इस डिस्चार्ज को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है और इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है तो आने वाला दिन ही बताएगा। सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का आदेश दिया कोर्ट ने, क्योंकि जांच में लापरवाही या पक्षपात दिखा। और दोस्तों अगर इस केस से थोड़ा सा हटते हैं तो सोनम वांगचुक, यानी कि पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियरिंग और लद्दाख के शिक्षा सुधारक भी है,
उनको 26 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसक प्रदर्शनों के बाद हुई, जिसमें पुलिस फायरिंग में लगभग 4 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। ये प्रदर्शन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने 6th शेड्यूल के तहत संवैधानिक सुरक्षा और अन्य मांगों को लेकर था। सरकार ने उन्हें भड़काऊ भाषण देकर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया था। और दोस्तों आगे क्या होता है, 6 महीने के बाद गृह मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला लद्दाख में शांति और स्थिरता और आपसी विश्वास बढ़ाने तथा सभी पक्षों से सार्थक संवाद शुरू करने के लिए इनको बरी करा जा रहा है। यानी कि सुनवाई के जस्ट पहले रिहाई सुप्रीम कोर्ट में उनकी हिरासत के खिलाफ पत्नी की याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले, यानी कि अगली सुनवाई 17 मार्च को थी, उससे पहले उनकी रिहाई की गई। यहीं पर सिस्टम का सबसे जटिल चेहरा सामने आता है। दोस्तों भारत में जांच एजेंसी आरोपों के आधार पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट का होता है और जब तक कोर्ट फैसला नहीं देता तब तक हर व्यक्ति कानून की नज़र में निर्दोष माना जाता है। लेकिन जनता के मन में सवाल बने रहते हैं कि क्या एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र हैं या उन पर राजनीतिक दबाव होता है। क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई है या विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति। सच दोस्तों शायद इतना सीधा नहीं है, क्योंकि हर पक्ष अपने अपने तथ्यों और तर्कों के साथ खड़ा हुआ है और बीच में खड़ी हुई जनता जो सिर्फ सच्चाई को जानना चाहती है। दोस्तों ये दोनों केसेस, ये केस नहीं, उस सिस्टम की कहानी है जहां नीतियां बनती हैं, जहां सत्ता चलती है और जहां आरोप लगते हैं और जहां सच अक्सर धुंधला हो जाता है। ये कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनावों से नहीं चलता, बल्कि सवाल पूछने से चलता है और जब तक सवाल जिंदा है तब तक सच भी कहीं ना कहीं जिंदा है। दोस्तों इन दोनों केसेस में जो आरोप के आधार पर जो जेल में रखा गया इन दोनों लोगों को, उस बात का जवाब कौन देगा जितने दिन इन्होंने जेल में काटे, और ये निश्चय ही न्यायपूर्ण नहीं होगा। मुझे लगा कि ये अनडेमोक्रेटिक है। एक तो आप बिना किसी वजह से किसी को पकड़ के ले जाते हो, फिर उसके बारे में गलत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देते हो कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, और फिर आप अपने आप को एक्सप्लेन भी करने का लोगों के सामने मौका नहीं देते। सोनम वांगचुक की हिरासत को तुरंत प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लेती है। यूं तो एक राहत की बात है, लेकिन नागरिक होने के नाते सवाल उठाने की भी बात है। लगातार ये कहा जा रहा था कि यह हिरासत न केवल गैर कानूनी है, बल्कि आपको याद होगा कि सोनम वांगचुक ने यह कहा था कि जब आप उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो यह लद्दाख की शांति के लिए नुकसानदेह होगा। आजाद सोनम वांगचुक बेहतर हैं सरकार के लिए। हम जाहिर है कि हम राहत की सांस ले रहे हैं और इस बात का स्वागत करते हैं कि ऐसा किया गया, लेकिन हम एक नागरिक होने के नाते अकाउंटेबिलिटी की भी मांग करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि इस देश में अंततः वी द पीपल ही सॉवरेन हैं। सरकारें आती हैं और जाती हैं। जरा सोचिए कि सरकार किसी शख्स पर UAPA या NSA जैसे सख्त कानूनों को लादती है और बाद में कहती है कि शांति के लिए हम इस हिरासत को वापस ले रहे हैं। ऐसे में सवाल उठाया जाना चाहिए कि फिर हिरासत क्यों थी? यह हिरासत क्या वास्तव में कानूनी जरूरत थी या सरकार सत्ता या ताकत दिखाने की कोशिश कर रही थी? आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इन केसेस में और आगे क्या अपडेट है। दोस्तों ये था वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।